हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए आज हमारा इंडियन पॉलिटी का टेस्ट नंबर 4 है। 3 टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है ए एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी एम अहमदी, ऑप्शन सी पीएन भगवती और ऑप्शन डी एएस आनंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीएन भगवती। वैसे ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वाई चंद्रचूड़। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जनहित याचिका को स्वीकार किया था वो थे पीएन भगवती। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जिस न्यायाधीश ने जनहित याचिका को स्वीकार किया था वो कौन थे? वो थे पीएन भगवती। तो हमें इसका सही आंसर जो मानना होगा वो मानना होगा ऑप्शन नंबर सी पीएन भगवती। सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश थे जिन्होंने जनहित याचिका को स्वीकार किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 1979 में हुसैनाबाद मामले में जनहित याचिका को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े हुए प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ऑप्शन है ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा, ऑप्शन बी बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा, ऑप्शन सी 3/4 बहुमत के द्वारा, ऑप्शन डी अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े हुए प्रावधानों में, यानी कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे जुड़े हुए प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन है ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी कि कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में राज्यों का संघ की जो अवधारणा है उसे शामिल किया गया है, उसे प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कि कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 क्लोज 1 है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की जो संकल्पना है उसे लिया गया है कनाडा यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन है ए एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन सी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और ऑप्शन डी मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड। मृत्युदंड भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है, जबकि एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये सभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जबकि मृत्युदंड को आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन हमारा बिल्कुल सही है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण है, भारत का अपना एक संविधान है। कारण भी हमारा कथन के रूप में सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है।
भारत का अपना एक संविधान है, यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ संविधान का होना लोकतांत्रिक देश होगा इस बात की गारंटी नहीं होता है, क्योंकि संविधान तो चाइना ने भी बनाया है, संविधान तो उत्तर कोरिया का भी है, लेकिन वो लोकतांत्रिक देश है ये हम गारंटेड नहीं कह सकते हैं। तो लोकतांत्रिक होने का मतलब ये नहीं है, संविधान होने का मतलब ये नहीं है कि वो देश लोकतांत्रिक ही होगा, लेकिन अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो वहां पर एक संविधान होगा, इस बात की गारंटी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर संविधान है तो लोकतंत्र होगा देश में, ये गारंटेड नहीं है, लेकिन अगर देश लोकतांत्रिक देश है तो वहां तो एक संविधान होगा, इस बात की तो गारंटी है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है, दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? भारत और अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें कौन सी विशेषताएं हैं जो कि समान है? अमेरिका में भी वही पाई जाती है और भारत में भी। नंबर 1 है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, तो ये तो हमारे आंसर में नहीं होगा। नंबर 1 और नंबर 2 भी हमारे आंसर में नहीं होगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है केवल भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां है वो केंद्र को दी गई हैं, जबकि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। 1 और 2 हमारे आंसर में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो भारत और अमेरिका दोनों में ही राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, 3 हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 4 है उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भारत में होते हैं, अमेरिका में ये नहीं होते हैं। भारत में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, लेकिन अमेरिका में यह प्रावधान नहीं है, इसलिए 4 भी हमारे ऑप्शन में नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 सही है, यानी कि भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो विशेषता समान है वो है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास है। भारत में राष्ट्रपति उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि अमेरिका में यह प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 2, एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वो हमें बताना है। ए है हमारा गुजरात में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो है 11, तो ए का है हमारा 2। बी है कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या है 12, बी का है हमारा 3। सी है केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या है 9, सी का है हमारा 1। और डी है ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुजरात में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 11, कर्नाटक में है 12, केरल में है 9 और ओडिशा में है 10। और सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 31, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? ऑप्शन है ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, ऑप्शन बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, और ऑप्शन डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए जो गणपूर्ति है, जो कोरम है, वो है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, तभी लोकसभा का जो कार्यप्रणाली है वो स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है ए पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, और ऑप्शन डी पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही उसे शपथ दिलाते हैं।
प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना और तब तक रहना जब तक कि नवनिर्वाचित जो लोकसभा है वो अपने अध्यक्ष का चुनाव ना कर ले, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे ही नवनिर्वाचित लोकसभा यानी कि जो नई चुनी हुई लोकसभा है वो अपने अध्यक्ष को चुन लेती है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1953। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1952। राज्यसभा का जो गठन हुआ था सर्वप्रथम वो हुआ था 1952 में। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का प्रथम बार गठन हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? आर्टिकल 105 क्लोज 3 के तहत आर्टिकल 105 में संसद सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो उनमें से हमसे पूछा गया है कि कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। क्योंकि संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सामूहिक विशेषाधिकार होता है, दूसरा व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये सामूहिक विशेषाधिकार है। ऑप्शन बी है संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी सामूहिक विशेषाधिकार है। ऑप्शन डी है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का अधिकार, ये भी संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार है। लेकिन साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता का अधिकार ये संसद सदस्यों का सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता का अधिकार संसद सदस्यों का एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के द्वारा संविधान के आर्टिकल 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो वो प्रवृत्त रहेगा। ऑप्शन है ए 6 मास से अधिक नहीं, 6 महीने से अधिक नहीं। ऑप्शन बी 2 वर्ष से अधिक नहीं। ऑप्शन सी 1 वर्ष से अधिक नहीं और ऑप्शन डी असीमित काल तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष से अधिक नहीं। संविधान के आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है और वो कानून 1 वर्ष की अवधि से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, यानी कि वो 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। कथन नंबर 1 है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग को राज्यपाल मनोनीत करता है, यानी कि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति है। राज्यपाल के पास क्षमा आदि के मामले में कई प्रकार की न्यायिक शक्ति दी गई है उसे, दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण, इस प्रकार की कई शक्तियां दी गई हैं, इसलिए राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति भी है। तो ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने आंसर बता दीजिएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? ऑप्शन है ए वी शंकर, ऑप्शन बी के हनुमंथैया,
ऑप्शन सी डॉक्टर SR सेन और ऑप्शन डी OV अलगेसन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर SR सेन, क्योंकि सरकारी आयोग का गठन किया गया था जून 1983 में। ध्यान रखिएगा, जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RS सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे, RS सरकारिया, दूसरे थे V शिवरामन और तीसरे थे SR सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि SR सेन, डॉक्टर SR सेन सरकारी आयोग के सदस्य थे। एक और थे B शिवरामन, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, B शिवरामन। ये तीनों ही सरकारी आयोग के सदस्य थे और जून 1983 में इसका गठन किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने अक्टूबर 1987 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के तहत इसका गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है? ऑप्शन है ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल 263 के तहत इसका गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या फिर प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कोर्ट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र है वो सीमित है। कारण है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। कारण भी हमारा सही है, क्योंकि हमने विभिन्न देशों के संविधानों से अपने देश के संविधान में कई चीज़ों को जोड़ा है। तो भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं भी हैं। दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है, लेकिन आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, क्यों? क्योंकि भारत में जो व्यवस्था है वो है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भारत में व्यवस्था दी गई है, जबकि अमेरिका में जो है वो है विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो इसीलिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। लेकिन अब कुछ पिछले वर्षों से भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से न्याय देना शुरू किया है, उसे भी अपनाया है विधि की उचित प्रक्रिया को, इसलिए अब उसमें थोड़ा सा विस्तार हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कोर्ट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कथन हमारा बिल्कुल सही है। जैसे ही निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है तो राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होता है। कारण है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो कारण हमारा गलत है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी दलों की सहमति से किया जाता है, इसलिए कारण हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है विभिन्न प्रावधान, दूसरी तरफ है संविधान के संशोधन। ए है हमारा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया था वो किया गया था संसद के द्वारा 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, इसलिए ए का है हमारा 3। बी है हमारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। ये प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, इसलिए बी का है हमारा 4। सी है हमारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना। ये प्रावधान किया गया था 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो सी का है हमारा 1। और डी है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। प्रावधान किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन इसके अगले पेज पर है, देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति है उसका परिसीमन किया गया था 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हमारा सही आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ऑप्शन है ए गोलकनाथवाद 1967 में, ऑप्शन बी सज्जन सिंह वाद 1965 में, ऑप्शन सी शंकरी प्रसादवाद 1951 में और ऑप्शन डी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, इस वर्ड का संविधान में उल्लेख नहीं था। ये किसकी उपज है? ये सुप्रीम कोर्ट के मस्तिष्क की उपज है, सुप्रीम कोर्ट की उपज है। संविधान का आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गढ़ा गया है केशवानंद भारतीवाद 1973 मामले में। और संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है? संविधान का आधारभूत ढांचे में उन प्रावधानों को शामिल किया गया है जिन्हें संसद के द्वारा ना तो संशोधित किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकते हैं। ये अधिकार संसद को दिया गया है और संसद अपने विशेष बहुमत के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अधिक हो, उसे कहते हैं हम विशेष बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आर्टिकल 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है और अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। ये वर्णन है आर्टिकल 51 में। इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ऑप्शन है ए 10 दिनों तक, ऑप्शन बी 14 दिनों तक, ऑप्शन सी 15 दिनों तक और ऑप्शन डी 16 दिनों तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिनों तक। यदि राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं करती है तो राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य वित्त आयोग है एक, ऑप्शन है ए विधिक संस्था, ऑप्शन बी असंवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 243 क्लोज 6 के तहत। आर्टिकल 243 क्लोज 6 में हमें राज्य वित्त आयोग का वर्णन मिलता है और राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हर 5वें वर्ष पे किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ऑप्शन है ए
1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। संविधान के आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है और ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और वो कानून 1 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा, 1 वर्ष तक लागू रहेगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस अनुच्छेद के माध्यम से संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो संविधान के आर्टिकल 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। संविधान के आर्टिकल 253 के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सरकारीय आयोग किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य, ऑप्शन बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य और ऑप्शन डी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। रिपोर्ट सौंपी थी अक्टूबर 1987 में और लागू हुई थी जनवरी 1988 में। 3 सदस्य थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RS सरकारिया जो कि अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे B शिवरामन और SR सेन। और सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। यानी अगर भारत में एक नया राज्य का निर्माण करना है, नया राज्य बनाना है, तो उस विधेयक को पारित होना होगा। ऑप्शन है ए संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, ऑप्शन बी संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, ऑप्शन सी संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को केवल संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित होना होगा। यानी संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से ही किसी नए राज्य का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से ही किसी नए राज्य का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? यानी कि अगर किसी जाति को या किसी जनजाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करना है तो वो कौन कर सकता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी समाज कल्याण मंत्री, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में प्रावधान है कि अगर किसी जाति को अनुसूचित जाति और किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो वो शक्ति दी गई है भारत के राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 341 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है और आर्टिकल 342 के तहत किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आप इन्हें लगा पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।